तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो तब तक कोई राय कायम ना करें। ये पूरी जो आज की कहानी है ये न सिर्फ इंसानी रिश्तों के ऊपर किस तरीके से शक और यकीन के बीच की जो एक लकीर है वो है। दूसरा, इसी के जरिए मैं हिंदुस्तान के कानून की जो असलियत है, जो बहुत सारे हम लोगों ने कई महीने से बात की कि हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा कैसे क्यों है, इतना टाइम क्यों लगता है, तो उसके ऊपर कुछ कुछ पूरा डेटा है जो 25 दिसंबर 2018 तक है। और केसेस जो हैं वो उनका क्या हाल है, कैसे काम होता है हमारे यहाँ, मैं कोशिश करूंगा वो शॉर्ट में आपको बताने की। तो सबसे पहले शुरुआत आज की कहानी की, जो आपने देखा होगा, एक एक लाइन है जो आज टीजर में डाला था हमने। ये एक्चुअली मेरी लाइन नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं, उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है। और ये जजमेंट जो है अभी 19 दिसंबर को आया है। उस जजमेंट में एक जगह पे वो लिखते हैं कि उस केस का हवाला देते हुए कि एक सीरियस मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है। मानिए, इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से इंसाफ का गर्भपात है, जो उस टीजर में भी लिखा था। और ये बहुत ही संगीन बात है जो जजमेंट में लिखा गया है। क्यों है, कैसे है, ये पूरी कहानी मैं आपको के जरिए बताता हूं। लेकिन उस कहानी से पहले एक सवाल भी है। सवाल ये है कि अगर कोई बेटी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और जाकर एफआईआर लिखाती है और पहली लाइन जो इल्जाम लगाती है वो कहती है कि मेरा बाप मेरे साथ रेप कर रहा है, तो इस एक लाइन को कोई कैसे लेगा? तो पुलिस या उसके आसपास के लोग? इस सवाल का जवाब आखिर में आप लोग दीजिएगा, बट ये सवाल से अब मैं शुरू कर रहा हूं। ये बात 1991 की है। दिल्ली में एक कैंट एरिया है, आप में से अगर बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं धौला कुआं के पास, तो वहां पे दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन है एक। तो दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में 13 जनवरी 1996 को 16 साल की एक लड़की एफआईआर लिखाती है और वो ये कहती है कि उसके फादर ने उसके साथ रेप किया है और लगातार रेप किया है। और ये सिलसिला 1991 से चला रहा है। उसके फादर जो हैं वो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस यानी एमईएस में इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पर, डिफेंस से ये जुड़ा हुआ है, डिफेंस मिनिस्ट्री से। तो उसमें वो इलेक्ट्रीशियन के तौर पे काम उसके फादर करते थे। फादर का नाम कपिल कुमार बैरी। जो लड़की ने अपनी कंप्लेंट लिखाई उसमें लिखा है कि उसके साथ जो उसके फादर ने जो रेप किया था पहली बार, वो 1991 में उधमपुर में जब पोस्टेड थे उसके फादर, तब रेप किया था। अब इस फैमिली में कपिल कुमार बैरी के अलावा उनकी पत्नी, एक बेटी, इस लड़की के अलावा, और एक और बेटा, मतलब दो बेटी और एक बेटा और पत्नी, ये लोग रहते थे। एफआईआर में उस लड़की ने लिखा है कि 1991 में एक इसकी मदर के मौसा की डेथ हो गई थी। तो उनके अंतिम संस्कार में माँ जो है वो इंदौर गई थी अपने मौसा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। उस दौरान में घर में कोई नहीं था, सिर्फ एक बहन थी, एक भाई और इसके फादर। और एक रात फादर आए और उसके बाद तीनों सो रहे थे भाई बहन, इसको उठाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये उस लड़की ने अपनी रिपोर्ट में लिखाई। इस रिपोर्ट के बाद, एफआईआर के बाद और इस रेप के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है।
और जब ये रिपोर्ट लिखाई गई थी तब करीब वो 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। तो दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है लड़की के बयान के आधार पर। उस वक्त नाबालिग थी जब उसने ये बताया कि जब रेप हुआ था। और उसके बाद तहकीकात करने के बाद कपिल कुमार बैरी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद मामला कोर्ट में जाता है, सेशन कोर्ट में यह मामला जाता है और फिर सेशन कोर्ट जो है इसके ऊपर 2001 में फैसला सुनाती है, 31 अगस्त 2001, और 10 साल की सजा कपिल कुमार बैरी को दी जाती है बेटी का रेप करने के लिए। 10 साल की सजा के बाद अब बीच की कहानी में अभी काट रहा हूं, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, उसके बाद फिर वापस आऊंगा। तो 31 अगस्त 2001 को सेशन कोर्ट सजा सुनाती है 10 साल की। कपिल कुमार बैरी तिहाड़ जेल चले जाते हैं, 10 साल सजा काटते हैं। इस सजा के खिलाफ कपिल कुमार बैरी नहीं बल्कि उनकी बीवी ऊपरी अदालत में अपील करती है, हाई कोर्ट में। बीवी, बेटा और दूसरी बेटी ये सब एक साथ थे और ये अपील करते हैं। अपील में भी टाइम लगता है, वक्त लगता है। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद, चूंकि एफआईआर 96 में दर्ज हुआ था, 2018 आ जाता है। 10 साल की ऑलरेडी वो जेल की सजा काट चुका होता है। सजा काटने के बाद वो बाहर आता है। 22 साल गुजर जाते हैं और इन 22 सालों में उसके माथे पे एक ही तोहमत, एक ही इल्जाम कि ये अपनी बेटी का रेपिस्ट है। तो जहां भी फैमिली में पड़ोसी इसी तोहमत के साथ वो जिया 22 साल। 22 साल के बाद इसी साल, मतलब इस साल नहीं, अब तो ये 19 हो गया, 2018, 16 फरवरी 2018 को कपिल कुमार बैरी की मौत हो जाती है। जब मौत होती है तब ये मामला हाईकोर्ट में था। लोअर कोर्ट 10 साल की सजा ऑलरेडी दे चुका था, सजा वो काट चुका था। उस सजा के खिलाफ अपील की गई थी, इस इल्जाम से बरी होने की बल्कि अपील की गई थी। पर मामला हाईकोर्ट में चलता रहता है। 16 फरवरी 2018 को कपिल कुमार अपनी बेटी के रेपिस्ट होने का इल्जाम सर पे लिए इस दुनिया से कूच कर जाता है। उसके जाने के ठीक 10 महीने के बाद दिसंबर 19 दिसंबर को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाती है और हाईकोर्ट अपने फैसले में कहती है कि राम कुमार बैरी बेकसूर है। उसने अपनी बेटी का रेप नहीं किया, बल्कि कहानी कुछ और है। और इसी फैसले को बेकसूर उसको करार देते हुए जजमेंट में लिखते हैं कि ये एक सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, मतलब ये एक इंसाफ का गर्भपात है, बहुत ही गंभीर। उसके बाद वो पूरे केस का हवाला देते हैं और साथ में ये भी है कि बेशक अब उसको इस इल्जाम से बरी कर दिया, लेकिन वो जब तक जिंदा रहा इस इल्जाम के साथ ही जिंदा रहा और इस इल्जाम के साथ ही मरा, तो वो भरपाई नहीं हो सकती। अब कहानी ये कि हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया और लोअर कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया। लड़की ने जब इल्जाम लगाया और एफआईआर दर्ज हुई तो उसने कहा था कि उसके फादर ने उसका रेप तब किया था पहली बार जब 1991 में उसके मौसा की डेथ हुई और उसकी मां इंदौर चली गई और मां के ना होने का फायदा बाप ने उठाया। दिल्ली पुलिस ने किसी भी जो जजमेंट है उसमें दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा लोअर कोर्ट के जो जज हाई कोर्ट ने जिस तरीके से सब कुछ कहा उनके खिलाफ, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया। जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो नहीं हुआ और उसकी बेस्ट मिसाल कई चीजें हैं। उसमें पहला यही
कि लड़की ने जब बताया कि 1991 में उसकी माँ इंदौर गई और उसके पीछे में उसके फादर ने उसके साथ बलात्कार किया था, तब भी उस उस घर में जो जो दो चश्मदीद थे, एक इसी लड़की का बड़ा भाई और बड़ी बहन, उन दोनों ने कहा था कि वो तीनों एक ही बेड पे सोते थे। और जब उनकी माँ इंदौर गई थी, तब उनकी माँ ने एक नेबर है उनको कहा था कि रात में बच्चों के साथ रहना, क्योंकि ये डर जाते हैं। तो वो नेबर लेडी भी सोती थी, तो उस लेडी ने भी बयान दिया और उनमें से किसी ने भी कहा कि किसी रात ऐसा कभी कपिल कुमार बैरी उस कमरे में आया ही नहीं। लेकिन पुलिस ने यह जानने की कोशिश नहीं की। दूसरा, लगातार जब ये एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद वो लड़की चूंकि प्रेग्नेंट थी और उसने बाद में एक बच्ची को जन्म दिया, तो कपिल कुमार बैरी हमेशा ये कहते रहे पुलिस से लोअर कोर्ट में कि एक बार डीएनए टेस्ट करा लो, उससे पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका। अगर मैं रेपिस्ट हूं, मैंने अपनी बेटी का रेप किया है और ये उसी का अंजाम है, तो मैं आसानी से दोषी या गुनहगार। लेकिन पुलिस ने ये बात भी नहीं मानी। अब यहां पे भी एक टेक्निकल चीज है, वो भी थोड़ा आगे बताऊंगा। दूसरा, जो इनकी माँ थी और दो बाकी दोनों भाई बहन, ये शुरू से आखिर तक कपिल कुमार बैरी को लेकर, उसके कैरेक्टर को लेकर कोर्ट में हाजिरी देती रही, पुलिस के पास गिड़गिड़ाई, पर किसी ने नहीं सुना। जो इसमें सबसे अजीब चीज हुई वो ये थी, जो फिर पूरी कहानी है जिस पर हाईकोर्ट ने पलटा। अब उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी जो मैं वापस आता हूं वो ये है कि 1991 में जब इस लड़की ने दिल्ली कैंट थाने में एफआईआर लिखाया कि मेरे बाप ने मेरे साथ रेप किया है, इस एफआईआर से 21 दिन पहले ये लड़की घर से गायब हो गई थी। घर से गायब हुई और 21 दिसंबर 1995, ये जो एफआईआर इसने लिखा है लड़की ने, ये एफआईआर 13 फरवरी 1996 को है। और उससे पहले 21 दिसंबर 1995 को इस लड़की के पिता ने इसी दिल्ली कैंट थाने में एक एफआईआर लिखाई थी कि मेरी लड़की को एक लड़के ने किडनैप कर लिया और वो उसको लेकर चला गया है और आप उसको ढूंढने में मदद करें, उसी थाने में। और उन्होंने बाकायदा उस लड़के का नाम लिखाया था, भूषण नाम था उसका। लेकिन पुलिस ने कुछ इसमें कोई कार्रवाई की नहीं। 21 दिन के बाद ये लड़की अचानक वापस आती है और पुलिस से पता चलता है फिर पुलिस को, क्योंकि ये उसी दिल्ली कैंट थाने में बैठी हुई थी। और आने के बाद जब पुलिस से पूछताछ करती कहाँ थी, तब ये कहती कि चूंकि मेरे फादर मेरा लगातार रेप किया था उन्होंने, इसलिए मैं घर से चली गई थी। और उसी के बाद बाप गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन बाप ने इधर उससे पहले ही इस इल्जाम से पहले ही करीब 25 दिन पुलिस स्टेशन में बाकायदा किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखा है, उस लड़के का नाम लिखा भूषण। और उसके बाद फिर उसने पूरी कहानी सुनाई फादर ने। इसका पूरा बैकग्राउंड ये था कि ये जो लड़की थी, ये 5th क्लास में 2 बार फेल की, 6th क्लास में 3 बार फेल की। ये सारी जानकारी बहुत जरूरी है इस पूरे केस को जानने के लिए। तो पढ़ने लिखने में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसकी आदतें थोड़ी खराब थी, घर से बाहर घूमना बचपन से ही। तो ये सारी चीजें, और घर वाले लगातार इसके लिए डांटते थे, खासतौर पर कपिल कुमार बैरी, चूंकि डिफेंस मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में हिस्ट्री का आदमी, तो वो काफी डांटते वाटते भी थे, कभी कभी पीट भी देते थे। लेकिन 5वीं में 2 बार और 6ठी में जब 3 बार फेल की, तो 5 साल तो यूं ही निकल गए 2 ही क्लास में। तो फिर माँ बाप को लगा कि ये पढ़ेंगे नहीं, तो इसको एक वहीं
पालम एरिया में दिल्ली के ही एक सिलाई और कढ़ाई जो होती है लड़कियों के लिए, उस एक इंस्टीट्यूट में एक एनजीओ थी, वहां पे इसको लगा दिया कि ये कुछ काम ही सीख लेगी। वहीं कामकाज के दौरान इसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है, उनमें एक भूषण नाम का लड़का था, और एक बार भूषण ने इसको छेड़ा भी था, जिसको लेके मामला पुलिस तक गया था, लेकिन बाद में फिर समझौता हो गया। बाद में उसी भूषण के संपर्क में ये लड़की आ जाती है, और जब ये गायब हुई थी दिसंबर में, तब फादर ने इसी लड़के का नाम लिखाया था। तो भूषण के साथ बीच में इसके रिश्ते डेवलप हो गए इस लड़की के। अब वो बात शादी की थी, कई चीजें थी, लेकिन दोनों के बीच में रिश्ते भी बने। माँ बाप को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि एक बार उसने छेड़खानी की थी, खासतौर पर कपिल कुमार ने बेटी के इस बर्ताव को लेकर काफी उसको डांटा, समझाया, पर वो मानी नहीं। वो अपने बाप को ही अपना दुश्मन मान बैठी। और इसके बाद वो फिर एक दिन 21 दिन के लिए गायब हो गई। जब गायब हुई तब फादर ने बाकायदा किडनैपिंग का रिपोर्ट लिखा दी, और 21 दिन के बाद खैर वो लड़की लौटती है और सीधे अपने बाप के ही खिलाफ रिपोर्ट लिखा देती, क्योंकि उसे मालूम था कि पिता ने उसके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी है। तो ये पूरी कहानी थी, और यही कहानी लगातार पुलिस को और कोर्ट में कपिल कुमार बैरी और उनके पूरे परिवार ने बार बार बताने की, जताने की कोशिश की। नहीं भी माने तो उन्होंने कहा कि चलिए आप अपने हिसाब से सबूत ही इकट्ठा कर लीजिए। उन्होंने कहा एक बार आप भूषण कुमार से पूछताछ कर लो, वो जो लड़का था। पुलिस ने कभी उससे पूछताछ नहीं की। उसने कहा कि ये जो उसकी बेटी प्रेग्नेंट हुई है, जिस बच्ची को जन्म दिया, एक बार भूषण का आप डीएनए करा लो। वो तक नहीं कराया गया, और इसको लोअर कोर्ट में भी अपील की, लेकिन लोअर कोर्ट ने भी नहीं माना। और ये सारी जब चीजें हो गई, और जब ये हाईकोर्ट में मामला आया, और हाईकोर्ट ने जब पुलिस से पूछा कि आपने ये बेसिक चीजें कि इंदौर वाली कहानी, अब घर वाले शुरू से उसके अक्यूज के साथ हैं, उसकी बात क्यों नहीं मानी, किडनैपिंग का जो केस था उस लड़के से पूछताछ क्यों नहीं की, और सबसे बड़ी बात एक सिंपल सा था कि अगर एक डीएनए करा लेते तो पता चल जाता कि ये बच्ची जो वो माँ बनी है वो रेप की वजह से बनी है या उस लड़के की वजह से बनी है, तो उस टेस्ट से पता चल जाता। तो पुलिस ने जो जवाब दिया था हाईकोर्ट में वो ये था। इसीलिए अब मैं अपने पहले सवाल पे आता हूं जो मैंने आपसे शुरू की थी, कि एक बेटी ये इल्जाम लगाती है पुलिस में जाकर कि मेरा बाप मुझसे रेप करता है, तो इसको लेके क्या सोचेंगे आप, हम कोई भी, पहली चीज क्या दिमाग में आएगी? वही चीज पुलिस ने हाईकोर्ट में बोली कि जब ये लड़की आई और उसने कहा कि मेरे बाप ने मेरे साथ रेप किया, तो इसके बाद हमें कुछ और जानने की जरूरत नहीं थी। ये तो ओपन एंड शट केस था। इसके बाद क्या पूछताछ करना, क्या सबूत ढूंढना, क्या डीएनए कराना। सोच यही थी कि ये लड़की अपने बाप के खिलाफ क्यों ऐसा इल्जाम लगाएगी। तो इस सोच की वजह से हमने जो बेसिक माना भी पुलिस ने कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, वो नहीं की। लेकिन हमें लगा कि एक बेटी अपने बाप के खिलाफ लगा रही है, तो कोई साजिश तो हो ही नहीं सकती कभी। और इसीलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन, इस केस की तफ्तीश नहीं की गई। और एक बाप जो बेगुनाह था, 22 साल तक अपनी ही बेटी के बलात्कार के इल्जाम में जीता रहा, जेल गया, और उसी इल्जाम के साथ मर गया। और उसके मरने के 10 महीने के बाद ऊपरी अदालत कहती है कि नहीं, बाप बेकसूर है, बेटी का इल्जाम झूठा था। ये एक पूरी कहानी थी। चूंकि ये केस अभी आया था और ये सुनाना इसलिए भी जरूरी था कि मैं इसलिए शुरू में एक और चीज कही थी कि इल्जाम, शक, ये सारी चीजें होती हैं, और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो आज के इस दौर में कलंकित ना हुआ हो। आप कोई भी रिश्ता उठा लीजिए, सभी पे कोई ना कोई तोहमत, कोई ना कोई इल्जाम लगा है। तो किसी के बारे में कोई आखिरी फैसला कायम करने से पहले
एक बार जरूर उसकी पूरी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और अदालत को भी वो चीज़ देखनी चाहिए। जो काम हाई कोर्ट ने अब किया, ये अगर पहले हो जाता, लोअर कोर्ट बेसिक थोड़ी सी भी अच्छे से पुलिस को थोड़ा कहकर जांच करवा लेती, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ, और एक बाप इसी गम में और इसी इल्जाम के साथ मारा गया। तो ये थी एक पूरी कहानी, और ये हाई कोर्ट का भी जो कोई फैसला आया, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए। अब इस कहानी के साथ लगे हाथ मौका मिला है कि 22 साल वो अपने सर पे ये तोहमत लिए हुए जीता रहा। 22 साल के बाद इंसाफ भी मिला, तो ऐसे इंसाफ का क्या फायदा, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। और क्या पता जब वो मरा हो तो बहुत सारे लोग उसके अंतिम संस्कार में भी इसलिए ना शामिल हुए हों कि क्या ऐसे आदमी के संस्कार में शामिल होना जो जिसने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं गए होंगे। अब जब उन लोगों को ये चीज पता चली होगी तो वो भी क्या सोचते होंगे। तो ऐसे इंसाफ जो इतना देर से मिले उसका कोई मतलब नहीं है। उसी इंसाफ पे मेरा ये पार्ट 2 है। हमने कई बार हम लोगों ने बात की, क्यों हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम ऐसा है, क्यों इतना लेट होता है, क्यों देर होती है। एक रिपोर्ट आई है अभी लेटेस्ट, ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की एक रिपोर्ट है। आज ये रिपोर्ट हमारी आज तक आज़ादी से लेके अब तक के जुडिशियल सिस्टम, खासतौर पे हमारे यहाँ कितने केसेस पेंडिंग हैं उसके बारे में है। अलग अलग सेगमेंट है, पर 3 एग्जाम्पल से मैं आपको शुरू करता हूं कि हमारे यहाँ कैसे काम होता है अदालत में। एक राहुल पाठक नाम के शख्स थे, बल्कि हैं, और राहुल पाठक मुझे लगता है कि अब उनकी उम्र जो होगी 50-70, मिनिमम 80 साल से ऊपर होगी। क्यों होगी मैं नहीं जानता हूं उनकी उम्र कितनी होगी, लेकिन जो मेरे सामने है मैं उससे आपको बताता हूं। 5 मई 1951, 5 मई 1951, राहुल पाठक बक्सर एक यूपी और बिहार बॉर्डर पर पड़ता है, बक्सर की एक कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं। जो वहां की डुमरांव एक सिविल कोर्ट है, वहां पे एक केस, ये एक मुकदमा लेकर जाते हैं। उस 1951 में उस केस की आखिरी सुनवाई जो लास्ट हुई है वो 18 नवंबर 2018 को हुई है, और जो अगली तारीख दी गई है उसका अभी कुछ पता नहीं है कि क्या तारीख होगी। 18 नवंबर 2018 को इस केस की एक आखिरी सुनवाई हुई, और उसके बाद उसमें कुछ नहीं हुआ, और जज ने कहा कि अब आगे देखते हैं इसकी नई तारीख कब देंगे। 1951 में ये मुकदमा दायर किया गया था। शायद पड़ोसी के साथ कुछ लेन देन को ये इस तरह का मामला था। तो 51 से आप जोड़िए 50 लगभग उधर, 66 साल हो गए। दूसरा एग्जाम्पल, ये केस अभी अंजाम को नहीं पहुंचा। अभी ये लोअर कोर्ट की बात मैं बता रहा हूं, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट। 51 में एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसका अभी तारीख ही मिल रही है। 2 जुलाई 1953, 2 जुलाई 1953, ये भगवान एक शख्स हैं, दुलारी एक महिला है। इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस किया वाराणसी कोर्ट में। 2 जुलाई 1953 को इसकी पहली सुनवाई 11 अक्टूबर 2015 को होती है। 53 मतलब 47 साल उधर और 15 इधर, 62 साल के बाद पहली हियरिंग होती है अक्टूबर 2015 में, और उसके बाद उसी दिन तारीख दे दी जाती है अब नेक्स्ट 15 जनवरी 2019, यानी आज से 13 दिन के बाद।
दूसरी तारीख पड़ेगी, जो 1953 में केस दर्ज हुआ था। तीसरा, ये उत्तर प्रदेश सरकार वर्सेस अयोध्या के कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ केस किया था। 18 मार्च 1966 को सोनभद्र के सिविल जज के पास पहली सुनवाई, जब ये जो 66 में केस फाइल किया गया, जो पहली सुनवाई आई वो सितंबर 2016 में आई, 2 साल पहले, और इसकी अगली तारीख जो है वो 13 फरवरी 2019 दी गई है, मतलब अभी से 1.5 महीने के बाद। तो ये सारे जो केस बताया आपको, पहला 1951 का केस, दूसरा 1953 का, तीसरा 1966 का, वो आज भी लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। अब दूसरा पहलू इसका, इस तरह के जो पेंडिंग केस हैं, मैं सिर्फ लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूं, जिसको आप सेशन कोर्ट भी कह सकते हैं, लाखों की तादाद में है ऐसे केस। अगर लेकिन आप साल के हिसाब से चलें तो लोअर कोर्ट में 140 केस ऐसे हैं जो 60 या उससे भी पुराने केसेस हैं, जिन पे अभी तारीख पड़ रही है, 60 साल से ज्यादा हो गए। इक्यावन हजार केस ऐसे हैं लोअर कोर्ट में पड़े हुए इस वक्त, जिनको 37 साल से ज्यादा हो गए, 37 ईयर्स। 66,000 केस ऐसे हैं जो पिछले 30 साल से ज्यादा वक्त से पेंडिंग पड़े हुए हैं। 60 लाख से ज्यादा ऐसे केस हैं जो 5 साल से ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, और 2 करोड़ से ऊपर है जो लगातार केस वैसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये हो गया लोअर कोर्ट का। अब स्टेट में आइए आप, 25 दिसंबर 2018 तक की मैं ये आपको फिगर बता रहा हूं। 25 दिसंबर 2018 तक सिर्फ यूपी में 70,17,676 केस पेंडिंग है। 70,70,676 केसेस यूपी में। महाराष्ट्र में 35,62,783, 35,62,783 केस पेंडिंग है। तीसरा नंबर बिहार का है, 24,76,667, 24,76,667 केस बिहार में पेंडिंग है। ये 25 दिसंबर 2018 तक का फिगर है। वेस्ट बंगाल चौथे नंबर पर है, 22,09,186, 22,09,186। गुजरात 5वें नंबर पर है, 16,24,933, 16,24,933 केस। गवर्नमेंट का अपना एक असेसमेंट है। ये जो सारा फिगर दिया है, चूंकि ये जो फिगर दिया है ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट है, तो उसी के ऊपर ये गवर्नमेंट का अपना एक असेसमेंट है कि जिस रफ्तार से अभी हमारे यहाँ मुकदमों की सुनवाई हो रही है लोअर कोर्ट में, पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो यही अगर रफ्तार चलती रही, इसी स्पीड में होता रहा, तो ये जो सारे केस हैं इनका फैसला सिर्फ लोअर कोर्ट में होते होते 324 साल लगेंगे, 3 to 4 years सारे केसेस के। और 324 साल लगेंगे। इसके अलावा तब तक ये जो अभी फिगर है 2.9 करोड़ केस और पेंडिंग हो जाएंगे, नए आ जाएंगे। नवंबर 2018 में देश भर की अदालत में, सिर्फ नवंबर 2018 की बात बता रहा हूं, करीब 8 लाख केस निपटाए थे लोअर कोर्ट ने, ऑल ओवर इंडिया, जबकि उनके पास केस आए थे 10.2, 10,20,000, मतलब 2,20,000 एक महीने में ही पेंडिंग हो गए। अब इस हिसाब से आप हर महीने जोड़ते जाएं
तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस की रफ्तार कितनी तेजी से है। और उसका फायदा ये होता है, और इसमें बहुत हीनियस है, मर्डर भी है जिसमें टाइम पे नहीं होता, चार्जशीट फाइल नहीं होती, क्रिमिनल कातिल बेल ले लेता है क्योंकि 60 दिन के अंदर आपको चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो आप बाहर हो जाते हैं जमानत पे। वही हो रहा है।